अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, अगर हम देखें राइट साइड में सारे टर्म एक्स के हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि x वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, y वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, उसके बाद में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट c भी आ जाएगा, या इसको हम लोग बाद में भी लगा सकते हैं फाइनल आंसर के वक्त। तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस, जब भी cos x के साथ 1 आता है तो उसको हम हटा देते हैं। हटाते कैसे? 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है ये हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब यहां पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x बाई 2। और इंटीग्रेशन में हमेशा जो x का कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है, तो इसका x का कॉफिशिएंट है 1/2, तो अपॉन में आ जाएगा 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये आ जाएगा 2 जो नीचे ये ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ y का टर्म है, तो इसको ले जाएंगे डी वाई के साथ, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। इस तरह से लिख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे प्लस कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर होता है, वो होता है, याद कर लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन। तो यहां पे इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई अपॉन 4 है हमारा, 4 मतलब 2 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये वाला इंटीग्रेशन से डी कैंसिल, एक्स बचेगा। यहां से साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई अपॉन 2 साइन एक्स प्लस सी, और ये 2 अपॉन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो वाई हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो वाई वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, इसमें देखो ये y है, पहले इसको ऐसे लिख लो, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस वाई, ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेशन लगा दोगे तो ये आ जाएगा कांस्टेंट c, यहाँ पे इंटीग्रेशन d से कैंसिल, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा log 1 माइनस वाई। और हमने एक चीज बताई थी, वो ये है कि इंटीग्रेशन में जो y का कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो y का कॉफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो ये बेसिकली -1 में आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे माइनस जो है इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई माइनस का x प्लस सी। अब यहाँ से अगर हम log हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो y क्या आ जाएगा? y को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर, देखो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी। इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू माइनस का ई की पावर माइनस सी।
तो a को हमने मान लिया, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स a के साथ, ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है कि x वाले टर्म को एक साथ कर लो, y वाले टर्म को एक साथ कर लो। तो यहाँ पे देखो ये dx है, तो dx के साथ सिर्फ x वाले टर्म लाने हैं। ये दिख रहा है हमें 10y, तो यहाँ पे एक 10y एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो और यहाँ पे देखो dy है, dy के साथ सिर्फ हमारे y वाले टर्म होने चाहिए, तो सेक स्क्वायर y तो है, लेकिन यहाँ पे 10x एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 10x एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इन दोनों से डिवाइड कर दें तो यहाँ से 10y चला जाएगा और यहाँ से 10x चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 10x इंटू 10y। जब 10x और 10y से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, सेक स्क्वायर x अपॉन 10x dx प्लस ये क्या बचेगा, सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy इज इक्वल टू 0। और इंटीग्रेशन लगा लेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 10x dx प्लस सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, तो उल्टा करते हैं ना, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेट 10x इज इक्वल टू u, तो सेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, du। सिमिलरली 10y इज इक्वल टू v, तो सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dv, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u du प्लस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, log v log u प्लस log v, तो log u इंटू v लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा u इंटू v इज इक्वल टू ई की पावर c। अब u और v की वैल्यू रख दो, तो u है हमारा क्या है 10x और v है हमारा 10y इज इक्वल टू ई की पावर c, और ई की पावर c को हम लोग कैपिटल C मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू कैपिटल C, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है, इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो x वाले टर्म को dx के साथ लिख लेंगे, y वाले टर्म को dy के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे e की पावर x के टर्म में y तो है नहीं, तो इसका मतलब हम सिर्फ dx के साथ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाएंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन d से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू यह आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx प्लस कांस्टेंट c। अब देखो इंटीग्रेशन अगर हम इसको t माने, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला टर्म है ये dx के साथ चला जाएगा, यानी dt बन जाएगा, 1 अपॉन टी आ जाएगा, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t होता है, तो बेसिकली ये आ जाएगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे, यानी y वाले टर्म को y के साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख लेंगे dx के साथ, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
इंटीग्रेशन कर देंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, dx के साथ x वाले, dy के साथ y वाले टर्म। तो ये आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू 1/y log y dy। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कांस्टेंट c आ जाएगा, और यहाँ पे लेट log y इज इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा log x dx रहने दो, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log t, और t की वैल्यू है log y, तो ये आ जाएगा log y प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे हमने जो c कांस्टेंट लिया है, तो कांस्टेंट तो हमारा कोई भी हो सकता है, तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं log c, क्योंकि हमें log जो है कैंसिल करना है, इसलिए हम लोग log c ले लेंगे। तो यहाँ पे log c, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log, यहाँ पे m इंटू एम वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये c log y ये आ जाएगा, यहाँ पे log से log कैंसिल, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू c log y। ठीक है, इस तरह से आ गया। ये आ जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन सी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूंकि फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम 1/c को कैपिटल C मान लेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर cx। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, x की पावर 5 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5 dy इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5 dx। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है कि x के टर्म एक तरफ, y के टर्म एक तरफ। तो यहाँ पे dy है तो dy के साथ ये आएगा, ये आ जाएगा हमारा y की पावर माइनस 5 dy, ये उधर चला जाएगा तो x की पावर माइनस 5 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1। इस कांस्टेंट को हम लोग c1 मान लेंगे, ताकि चूंकि हमारा जो आंसर दे रखा होता है वो c की फॉर्म में दे रखा होता है, और सॉल्यूशन जो है हम लोग जब करते हैं तो लास्ट में वो c जो है उस फॉर्म में नहीं होता जिसमें दे रखा है। तो इसलिए जो है आंसर अगर किताब से मैच करना है तो हम लोग c1 लेके चलेंगे, बाद में जो है इसको हम c कर देंगे। तो ये आ जाएगा c1, यहाँ पे ये हो जाएगा y की पावर -4 अपॉन -4 इज इक्वल टू एक्स की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c1। और यहाँ पे एक चीज़ हम छोड़ते आ रहे हैं, वो है माइनस का टर्म, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये और -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा y की पावर -4 प्लस एक्स की पावर -4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -4 c1। -4 c1 को हम लोग c मान लेंगे, तो ये आ जाएगा y की पावर 4 x की पावर -4, ये आ जाएगा c। यही हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा dy इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू 1 क्यों लिया, क्योंकि साइन इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, और फर्स्ट सेकंड लगाते हैं हम लोग आइलेट के अकॉर्डिंग, हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ के आए। तो इनवर्स वाले को हम लोग फर्स्ट मानेंगे, और चूंकि 1 जो है वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, ये फर्स्ट,
ये सेकेंड और कांस्टेंट एक सी रहेगा, वाई साइन इनवर्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू पूरे का इंटीग्रेशन। ये होता है फार्मूला। ये तो x साइन इनवर्स x हो जाएगा, इसमें हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2x इज इक्वल टू डी टी, यहाँ से dx भी रहेगा, dx निकालेंगे तो माइनस 1/2x dt, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो हमारा है ये बन जाएगा कुछ इस तरह से अपॉन टी, और ये x dx की जगह पर आ जाएगा माइनस 1/2x dt प्लस कॉन्स्टेंट c। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, इसको लिख सकते हैं t की पावर माइनस हाफ dt प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर माइनस हाफ में 1 जो ऐड करेंगे तो ये पावर हाफ रहेगी और अपॉन में हाफ प्लस कांस्टेंट c। x साइन इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू क्या है हमारी ये दे रखी है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये y। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, x वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, y वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये dx है, तो dx के साथ 10y तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो 10y लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये dy है, dy के साथ x वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तो इसके मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 1 माइनस e की पावर x। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर x 10y। तो ये हो जाएगा e की पावर x, 10y से 10y कैंसिल, तो अपॉन में बचेगा 1 माइनस e की पावर x dx प्लस ये इससे कैंसिल, तो सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy प्लस 0। इंटीग्रेशन लगा देंगे तो यह आ जाएगा e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट को हम लोग c1 मान के चलेंगे ताकि हमें किताब का आंसर मैच हो जाए, ठीक है। मैच क्या मतलब ये होता है, कांस्टेंट जो है ना वो कई तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि हमें पता होता नहीं आगे लॉग आएगा या क्या आएगा, तो लेकिन जो किताब में आंसर दे रखा होता है उन्हें पता होता है, तो वो log c ले लेते हैं या जो भी ले लेते हैं। तो हम लोग c1 लेके चलेंगे ताकि किताब से आंसर मैच कर जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 1 माइनस e की पावर x को t मान लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू डी टी, यानी e की पावर x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी, e की पावर x dx के साथ चला गया तो ये माइनस ये वाला dt प्लस यहाँ पे 10y को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं u। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू डी यू। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन u du इज इक्वल टू c1, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का log t, और t है हमारा 1 माइनस e की पावर x प्लस log u है हमारा 10y और c1, ठीक है। log ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा log 10y अपॉन 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू c1, और c1 चूंकि हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कैसा भी हम ले सकते हैं, तो इसको हम लोग log c ले लेते हैं। तो log से log कैंसिल आउट, इधर बचेगा 10y अपॉन 1 माइनस e की पावर x, तो ये इधर से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 10y आ जाएगा c1 माइनस e की पावर x। ये हमारा इस तरह का आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, इस तरह से ये x का टर्म पूरा दे रखा है और ये x का टर्म दे रखा है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है, x वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, y वाले टर्म को एक तरफ लिख लो। तो dy तो अकेला रह गया, ये इधर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, यहाँ पे
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नीचे दे रखा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वाला साइन ले लेंगे तो ये आ जाएगा dy इंटीग्रेशन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 dx प्लस कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन लगाया तो कांस्टेंट भी लगेगा, ये आ जाएगा इससे कैंसिल तो ये बचेगा y इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 dx प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन के तरह से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, चूंकि एक्स स्क्वायर है तो ये a एक्स प्लस बी आएगा, c अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एक्स a एक्स प्लस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस c इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब पुटिंग x इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 - 1 का स्क्वायर -1, और ये ax प्लस बी इंटू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस c, -1 का स्क्वायर 1 आएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, और ये पूरा टर्म 0, यहाँ पे बचेगा 2c, तो ये आ जाएगा बेसिकली c इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 तो ये आ जाएगा 1/2, तो c की वैल्यू मिल गई 1/2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट कौन कौन से होंगे, इधर तो होगा a और c, इधर होगा 2, तो ये बेसिकली आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2। अब हमें c की वैल्यू तो पता है तो यहां से a की निकल आएगी, अब b की चाहिए तो b के लिए हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, x के टर्म को, तो x के टर्म को जब हम कंपेयर करेंगे या कांस्टेंट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट इधर 0 है तो थोड़ा आसान हो जाएगा, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। तो एक तो हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2, दूसरा आएगा हमारा b प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्योंकि इधर कांस्टेंट 0 है। अब a की वैल्यू यहां से निकाल लो, यह आएगा 2 माइनस सी यानी कि आ जाएगा ये 3/2, 2 माइनस 1/2 यानी 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और b आ जाएगा हमारा माइनस सी यानी -1/2। तो ये जो है ये हमारा किस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं a की वैल्यू है 3/2x, b की वैल्यू है हमारी -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, और यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो है 1/2 तो इसको बाहर लिख लेंगे 1 अपॉन लॉग x, 1 अपॉन x प्लस 1, इंटीग्रेशन करेंगे तब लॉग आएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/2 को बाहर लिख लो तो ये आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसका डिफरेंशियल करेंगे, नीचे को अगर हम t माने तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 2x आएगा, और यहाँ पे है x तो इसका मतलब एक 2 हमें चाहिए तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये 2x हो गया, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t मानेंगे तो वो डिफरेंशियल करने पर 2x dx के साथ चला जाएगा तो 1/t आ जाएगा, तो बेसिकली ये जो आएगा ये आएगा 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2, ये आएगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है,
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें और इसमें हम 1/4 कॉमन ले लेंगे। तो जब 1/4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 log x² प्लस 1, ये इम्प्लाई वाला साइन चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 1/4 कॉमन लेंगे तो नीचे तो 2 था तो 4 हो गया। अब अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, तो ये बचेगा प्लस का 2 log x प्लस 1 का -1/2 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया y इज इक्वल टू 1/4, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा तो बीच में प्लस है, तो ये आ जाएगा log x² प्लस 1 का क्यूब इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर -1/2 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमारा कांस्टेंट c है, इसका मतलब ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन से अगर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है तो हमें y और x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि ये c गायब हो जाए। जब c गायब हो जाएगा तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो क्या करना है, y इज इक्वल टू पुटिंग y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, और इसको अगर हम मान लें इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारी, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1/4 log 1 प्लस 1 का क्यूब यानी 2 क्यूब इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2, ठीक है, -1/2, और x है हमारा, यहाँ पे हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दी क्योंकि x की वैल्यू 0 है और हमने 1 पुट कर दी। तो ये जो है ये आएगा 1 इज इक्वल टू 1/4 log 1 प्लस 1, सॉरी 0 प्लस 1, फिर ये 0 प्लस 1, 1 इंटू 1 यानी कि टोटल 1 ही आएगा, -1/2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, सॉरी फिर tan इनवर्स यानी tan इनवर्स 0, ये आएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। x की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, y की जगह पर 1 पुट किया, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0 -1/2 इंटू 0 प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कांस्टेंट क्या हो गया, 1। देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4 log, यानी जो कुछ था वो तो वैसे ही रहेगा, बस c की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 प्लस x² का क्यूब 1 प्लस x का होल स्क्वायर -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है, x² - 1 dy/dx इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे x वाले टर्म को dx के साथ रखेंगे, y वाले टर्म को y के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा dy इज इक्वल टू 1/x x² - 1 dx। इस तरह क्या आ गया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लिख सकते हैं, 1/x x² - 1 को लिख सकते हैं a/x प्लस bx प्लस c/x² - 1, या फिर इस तरह से ना करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² को x² - 1 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 1 x प्लस 1। तो अब ये हो जाएगा a/x प्लस b/x - 1 प्लस c/x प्लस 1, ठीक है। ये थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सीधे इंटीग्रेशन करेंगे लॉग के टर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू a, यहाँ पे ये दो टर्म नहीं है तो ये आ जाएगा x - 1 x प्लस 1 प्लस b, यहाँ पे ये दो टर्म नहीं है x प्लस 1, c, यहाँ पे ये दो टर्म नहीं है x माइनस 1, इस तरह से आ गया। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स 1 - 1 0, तो ये वाला टर्म 0,
b इंटू वन प्लस वन 2 प्लस c इंटू ये वाला टर्म 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिंपल। अब हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, तो जब -1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 यानी 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी। अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस -2 और ये -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली ये आ जाएगा 2। सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ए की वैल्यू बची है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये वहां पे क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू a 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -1। इस तरह से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पर a की वैल्यू क्या है पहले लिख लेते हैं, ठीक है। a की वैल्यू है हमारी -1, तो यह आएगा -1/x। b की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 x माइनस 1। c की वैल्यू 1/2 x प्लस 1 dx प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कर देंगे तो यह आ जाएगा -log x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट लिख दिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा y का जनरल सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे हम लोग 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 क्या आ जाएगा? log, यहाँ पर तो ये log x स्क्वायर माइनस 1 ही बचेगा। यहाँ पे चूंकि नीचे 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 log x प्लस कांस्टेंट c 1/2 log, ये देखो 2 जो है इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। m माइनस एन वाला फार्मूला लगा दोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए? चूंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो यानी c की वैल्यू निकालनी है, तो क्या पुट करेंगे? पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू 1/2 log 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 2 2 जा 4 प्लस कांस्टेंट c। तो c की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगी हमारी माइनस का 1/2 log 3/4। रख दो यहाँ पे c की वैल्यू, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/2 log 3/4। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये कॉस इधर है, इधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स a। और चूंकि हमारा ये एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग एज a कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये इंप्लाई करेगा dy इज इक्वल टू a dx, इंटीग्रेशन कर दो तो y इज इक्वल टू a x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है वो जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे हमने एक इसको माना, इसको हम लोग बाद में रखेंगे क्योंकि हमने अपनी तरफ से a लिया है, लेकिन ये c जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी हमें इस c की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे कह रहा है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो जो सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा? ax प्लस 1 और a की वैल्यू रख देंगे कॉस इनवर्स a प्लस 1, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और ये x भी रहेगा साथ में, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a x प्लस 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो dy/dx इज इक्वल टू y tan x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? y वाले टर्म को एक तरफ लिख लेना है, d और x वाले टर्म को एक तरफ लिख लेना है। तो ये y इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/y
डी वाई, टेन एक्स और डी एक्स इधर आ जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस कांस्टेंट सी लग जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वाई और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, इस लॉग को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा वाई प्लस लॉग कॉस एक्स, तो इसको डायरेक्ट वाई कॉस एक्स लिख देंगे क्योंकि लॉग एम प्लस लॉग एन जो है वो लॉग एम इंटू एन होता है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वाई कॉस एक्स, ये जो लॉग हटेगा तो ये इधर वाली जो होती है जो भी चीज़ वो ई की पावर में चला जाता है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे एंड x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो भी 1 ही होता है तो e की पावर c। और अगर हम log लेंगे यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये आ जाएगा हमारा log 1 इज इक्वल टू सी, यानी c की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि log 1 जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम c की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, पुटिंग c इज इक्वल टू 0 इन 1, तो ये हो जाएगा y cos x e की पावर 0 और e की पावर 0 क्या होता है, वो होता है 1। तो ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन किताब में जो बुक में दे रखा है हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो y आ जाएगा सेक एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, तो देखो हमें एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और जो 0,0 से जाती है, तो जाहिर है इसको हमें सॉल्व करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये हमें दे रखा है। डी वाई क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे तो कांस्टेंट सी आ जाएगा। इधर हो जाएगा वाई, इसमें क्या कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम लोग लिखें ऐसे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट सेकंड कैसे लगता है आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट में सबसे लास्ट में आता है ई, यानी ये आएगा सेकंड, ये आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब कॉस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे फिर दोबारा से कर लेंगे तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, फर्स्ट सेकंड, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये इस तरह से आ गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे वाई माइनस सी, ये हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस अंदर ले जाएंगे ई की पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस आएगा, ये जो है ये हमारा इस तरह का है तो वाई माइनस सी आएगा प्लस कांस्टेंट सी, और यहाँ पे ये माइनस का y आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन एक्स माइनस ई की पावर x कॉस x, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का c, ये प्लस का c, तो ये प्लस का 2c, इस तरह से ये आ गया। अब हमें चूंकि कह रहा है कि ये 0,0 से पास हो रहा है, इसका मतलब ये 0,0 को सेटिस्फाई करेगा, तो पुटिंग x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू ई की पावर 0 साइन 0 माइनस ई की पावर 0 कॉस 0 प्लस 2c, ये हो जाएगा हमारा 0, ये भी 0, ये हो जाएगा ई की पावर 0 मतलब 1 कॉस 0 मतलब 1, तो माइनस 1 प्लस 2c। यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे
तो 1 इधर चला जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू 1, यानी c जो है वो आएगा 1/2। तो c की वैल्यू मिल गई 1/2। तो जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x, बाहर ले लेंगे sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स c की वैल्यू है 1/2। और अगर हम बुक के अकॉर्डिंग लिखें तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 को इधर ले आएंगे, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस टू फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। तो सेपरेबल वेरिएबल मेथड कहता है कि dy के साथ y वाले टर्म रख लो, dx के साथ x वाले टर्म लिख लो। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे dy है, तो dy के साथ कौन कौन रहेगा, एक तो ये y रहेगा, दूसरा ये वाला y वाला टर्म यानी y प्लस 2 dy, और x के साथ x इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पहले से मौजूद है और ये x भी आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ, कांस्टेंट c। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y में 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये y प्लस 2 dy। यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2/x dx प्लस कांस्टेंट c। और यहाँ पे इसको भी अलग अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2/y प्लस 2 dy, 1 प्लस 2/x dx प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा y माइनस 2 लॉग y प्लस 2, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 2 लॉग x प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। और यहाँ पे लॉग को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा y माइनस, इसको इधर ले आते हैं, x को भी, इस c को भी ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x y प्लस 2, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो हमें पॉइंट दे रखा है, यानी ये कर्व जो है इस पॉइंट से जाता होगा, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा -1 माइनस c 2 टाइम्स लॉग, ये आ जाएगा 1 और y की जगह पर जब -1 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, -1 -2 हो जाएगा, माइनस c इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग 1, लॉग 1 होता है 0, तो यह आ गया 0, तो c आ जाएगा हमारा -2। पुट कर दो यहाँ पे y माइनस एक्स, -2 जब पुट करेंगे c के लिए तो माइनस माइनस प्लस, और 2 टाइम्स लॉग x y प्लस 2, ये इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0, -2। एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करो जो इस पॉइंट से होके जाती हो, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी पॉइंट x, y पे द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट की बात करें तो क्या आएगा, टेंजेंट हमारा dy/dx होगा, है ना। तो dy/dx कहाँ गया, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और स्लोप का जो है प्रोडक्ट, द पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, x के इक्वल है, ये हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे सेपरेबल वेरिएबल मेथड कहता है x वाले टर्म को अलग लिख लो, y वाले टर्म को अलग लिख लो, तो ये हो जाएगा y dy इज इक्वल टू x dx, इंटीग्रेशन कर दोगे इधर कांस्टेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू x² प्लस कांस्टेंट c, ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू x² प्लस 2c, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पुटिंग, क्योंकि इस पॉइंट से होके जा रहा है तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 2c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 यानी कि 2, तो c आ गया हमारा 2।
तो ये जो सॉल्यूशन है ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग लिखें तो इसमें इसको इधर लिख लोगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है, एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस टू द स्लोप लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -t। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर हमारा इस पॉइंट पे स्लोप है dy/dx, तो एक स्लोप जो इस पॉइंट को जोड़ के लाइन सेगमेंट बनती है उसका अगर स्लोप हम निकालें, मान लो उसके स्लोप को हमने m मान लिया, तो वो होगा ट्वाइस यानी 2 टाइम्स। तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे देखो स्लोप, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व एट x, y हमने मान लिया dy/dx, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग विद x, y एंड -4, -3, और इस स्लोप को हम मान लेते हैं m, जो कि आएगा हमारा y2 - y1 होता है यानी -3, या फिर इस तरह से लिख लेंगे y माइनस y, या जैसे लिखते हैं हम लोग -3 - y अपॉन -4 - x, माइनस माइनस कॉमन लेके काट दो तो यह आ जाएगा 3 + y अपॉन 4 + x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx जो है वो इक्वल है 2m के, यानी ये जो स्लोप है इसके 2 गुने के। तो ये जो है dy/dx 2 टाइम्स m की वैल्यू रख दो, 3 + y 4 + x। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, y वाले टर्म एक तरफ लिख लो यानी dy/3 + y, और ये x किधर के चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स dx/4 + x। इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 + y dy, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1/4 + x dx प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 3 + y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log 4 + x प्लस कांस्टेंट c। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिखा रहने देते हैं, पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाले पॉइंट पे चेक करेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स log, और यहाँ पे देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। ये इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा log 4 माइनस 2 ऊपर जाएगा तो फिर log 4 इज इक्वल टू c, तो ये इंप्लाई करेगा c की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये इंप्लाई करेगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट log 3 + y इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो अब पावर में log 4 + x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट 0। ये क्या हो जाएगा, देखो इसको चाहो पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, क्योंकि हमारा इक्वल है 4 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + y, क्योंकि बुक में हमें इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट, यानी जो बैलून का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, dv/dt दे रखा है कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे k मान लिया कांस्टेंट, और क्या कहता है, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, यानी शुरू में इसकी रेडियस क्या है 3 यूनिट्स, और 3 यूनिट्स कब है, व्हेन t इज इक्वल टू 0, क्योंकि शुरू में टाइम 0 है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड
जब टाइम हमारा 3 सेकंड हो जाएगा तो आर कितना हो जाएगा 6 यूनिट, क्योंकि हवा भरी जा रही है तो बढ़ेगा वॉल्यूम। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकंड, तो कह रहा है कि टी सेकंड बाद उसका वॉल्यूम क्या होगा। टी सेकंड यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल फॉर्म में हमसे पूछ रहा है, यानी टी की वैल्यू बदलते जाओगे रेडियस बदलती जाएगी। तो यहाँ पे देखो, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं तो dv अपॉन dt क्या आ जाएगा 4/3 पाई, आर क्यूब का डिफरेंशियल होगा 3r² dr अपॉन dt, ठीक है। और ये इंप्लाई करेगा dr अपॉन dt, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4πr² इज इक्वल टू dv अपॉन dt। dv अपॉन dt हमारा k है, तो ये हो जाएगा dr, इधर हम लोग r² ही रखेंगे और बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा 1/4 और ये dt k के साथ, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा r³ / 3 इज इक्वल टू k/4 पाई प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा, ठीक है। अब इनको रखेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे t हमारा इसके साथ आएगा, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो t आएगा। t की वैल्यू 0 रखोगे, r की वैल्यू 3 रखनी है, तो ये इंप्लाई करेगा 3 × 3 × 3, r³ का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 3 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा k/4 पाई इंटू t की वैल्यू है 0 प्लस कांस्टेंट c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, ये तो टर्म 0, 3 3 = 9, तो c की वैल्यू आ गई 9। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स r³ / 3 इज इक्वल टू k/4 पाई t प्लस 9। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमें ये दो चीजें दे रखी थी, तो t हमारा अगर 3 है और r हमारा 6 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा 6 × 6 × 6/3 इज इक्वल टू k/4 पाई इंटू 3 प्लस 9, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, या फिर चूंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ये हो जाएगा 36 × 2 - 9 इज इक्वल टू 3/4 पाई k, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखें तो 36 2 जा 72, 72 में से 9 जाएगा 63, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 63/3, इस तरह से। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 63/3, डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग अभी ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स r³ / 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 63/3 इंटू यह आएगा 1/4 पाई इंटू t प्लस c की वैल्यू है 9, ये आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये r³ इज इक्वल टू, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल आउट, ये बचेगा 63t प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से तो 27। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 63t प्लस 27 की पावर 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्या दे रखा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट रेट ऑफ r% पर ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि किसी बैंक में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो r% इंक्रीज कर रहा है हर साल, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा PRT/100, यही होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी हमें dp/dt दे रखा है, और कितना इंक्रीज कर रहा है
आर परसेंट जब परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। और किसका आर परसेंट? पी का। यानी हमें ये इस तरह से दे रखा है। आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर की वैल्यू फाइंड करो अगर 100 रुपए 10 साल में डबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे 100 रुपए दे रखा है, पर्टिकुलर केस दे रखा है। माने अगर हमारे पास यहाँ पे 50 रुपए होते तो डबल हो जाते 10 साल में, यानी 100 रुपए हो जाते। अगर यहाँ पे 500 होते तो 10 साल बाद 1000 हो जाते। लेकिन यहाँ पे चूंकि 100 दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है बेसिकली, ये जब टाइम जीरो था यानी अभी जस्ट नाउ रुपए हमने जमा किए जो कि पी है 100, ठीक है। तो 10 साल बाद टी इज इक्वल टू 10 पे इसका डबल यानी 100 का डबल क्या हो जाएगा 200। तो ये चीज़ें हमें दो ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दे रखा है, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर अपॉन 100 पी। अब यहाँ पे जो पी है वो हमारा हर साल इंक्रीज कर रहा है आर परसेंट के हिसाब से, और टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो पी है ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी पी अपॉन पी और आर अपॉन 100 डी टी। लेकिन आर जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हर साल आर परसेंट ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रेट चेंज हो रहा है, कभी आर परसेंट हो फिर आर प्लस 1% हो जाए। रेट चूंकि आर ही है तो इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log p और r अपॉन 100 एज अ कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। नाउ इफ t इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 100, t की वैल्यू 0 रखेंगे, p की वैल्यू 100 रखेंगे, तो ये आ जाएगा log 100 इज इक्वल टू यहाँ पे r अपॉन 100 इंटू 0 प्लस कॉन्स्टेंट c। 10 को लिख सकते हैं, वो 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 पहले आ जाएगा, तो ये बेसिकली c की वैल्यू आ जाएगी 2 log 10। ये इस तरह से आ गई। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने log 10 लिखा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग log 10 को 1 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे फ़र्क समझो, जब भी सिर्फ log x लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि इसके बेस में e है, ठीक है। और जब भी कुछ और होगा तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। मान लो अगर 10 है तो यहाँ पे 10 मेंशन कर दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेंशन नहीं है तो हम e कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन तो है नहीं, तो इसका मतलब e ही कंसीडर करेंगे। और log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, लेकिन log 10 बेस e की वैल्यू 1 नहीं होती है। तो यहाँ पे e है बेस, ठीक है। जब 10 होगा तब 1 होगा। अब ये हमें c की वैल्यू मिल गई। हमें चूंकि r भी चाहिए, हमसे r ही पूछ रहा है, तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, 2 log 10 r अपॉन 100 t प्लस c की वैल्यू क्या है हमारी 2 log 10। यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत करी, यहाँ पे ये log p है ना, इसमें रखी हमने वैल्यू log p, तो log p ये आ गया। अब इफ हमने लिया t इज इक्वल टू 10 और p की वैल्यू ली 200, क्योंकि 10 साल बाद क्या हो गई, डबल हो गई। तो यहाँ पे देखो log p यानी 200 इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू 10 प्लस 2 log 10, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 2 इंटू 100, ठीक है। तो log 2 प्लस log 100 इज इक्वल टू r अपॉन 10 प्लस 2 log 10। और बेसिकली ये जो है ना, ये भी हमारा log 100 ही है, तो इसको हम लोग ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से देखेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 10 log 2, ये हमारी r की वैल्यू आ गई। तो ये r की वैल्यू कब आई है, जब रुपए जो है वो 10 साल बाद डबल हो गया, यानी p की वैल्यू हमारी 200 है और t की वैल्यू 10 है। लेकिन हमसे कब पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ, हाँ यही पूछ रहा था, तो r की वैल्यू ये आ गई
अब यहाँ पे log 2 हमें दे रखा है, तो जब दे रखा है तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 10 इंटू log 2 मतलब 0.6931, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.931। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो रेट आएगा 6.931%। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रखा है? इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है यानी जो पैसे हमने डिपॉजिट किए हैं वो 5% पर ईयर की तरह रेट से इंक्रीज कर रहे हैं हर साल। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, तो अगर हम बोलें यहाँ पे प्रिंसिपल ये इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, DP अपॉन DT टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, तो ये आ जाएगा। और किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 5%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और किसका इंक्रीज कर रहा है? प्रिंसिपल का, P का। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो SI जो है वो हमारा DP अपॉन DT होता है, क्योंकि पर ईयर की बात कर रहा है तो T तो हो गया 1 और P जो है वो हमने P ही रखा, R को हमने ले लिया 5। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे DP अपॉन DT जो है ये हो जाएगा 5 अपॉन 100 P, और कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे DP को हम एक तरफ लिख लेंगे यानी DP अपॉन P को एक तरफ लिख लेंगे और T वाले को एक तरफ लिख लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 5 2 10 यानी 20 DT। इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका आ जाएगा log P और ये आ जाएगा 1 अपॉन 20 T प्लस कॉन्स्टेंट C। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई, जनरल सॉल्यूशन। अब हमसे क्या कह रहा है कि एन अमाउंट 1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक, यानी P हमने जो है वो लिया है 1000। और कब लिया है? जब हमने जमा किया है। तो जमा जब करते हैं तो उस वक्त तो इंटरेस्ट जो है टाइम जो है वो 0 माना जाता है। हाउ मच विल वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, तो हमसे पूछ रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी जब हमारा टाइम क्या हो जाए, 10 ईयर्स हो जाए। और यहाँ पे जो टाइम होता है वो हमें ईयर्स में ही दे रखा होता है। तो अब देखो पहले वाली कंडीशन लगाएंगे, पुट P इज इक्वल टू 1000 और T इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा? log 1000 मतलब 10 की पावर 3 1/20 इंटू T मतलब 0 प्लस C। तो यहां से अगर हम देखें तो C की वैल्यू क्या आएगी? 3 log 10। 3 log 10 ये आ गई C की वैल्यू। अब यहां पे C की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स क्या आ जाएगी? log P इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 T प्लस 3 log 10। ये आ गई। अब हमसे कह रहा है कि P की वैल्यू निकाल लो T जब हमारा 10 ईयर्स हो। तो पुटिंग T इज इक्वल टू 10, तो यह आ जाएगा log P इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 20 इंटू 10 प्लस 3 log 10। ये आ जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ से log हटाएं, ये log हटाएं तो इधर हमारा ये सब e की पावर में पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा e की पावर 0 से 0 कैंसिल, 1/2 का मतलब 0.5 प्लस इस 3 को वापस ले जाते हैं यहाँ पे चूंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा log 1000। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है तो जब जुड़ी हुई पावर है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। e की पावर log 1000, e की पावर 0.5 ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? 1.648 और e की पावर log 1000 ये आ जाएगा 1000, क्योंकि ये जब हमारा इस तरह से होता ना log y, ये y की पावर log x, यानी इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो e यहाँ चला जाएगा और log e होता है 1, तो 1000 की पावर 1। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 1648। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट 10 साल बाद। ठीक है, यही फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्या दे रखा है? इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीजिंग बाई 10% इन 2 आवर्स। किसी कल्चर में
जो बैक्टीरिया काउंट किए गए हैं वो कितने हैं, 1,00,000, और 2 घंटे बाद वो 10% इंक्रीज हो जाते हैं, यानी 1,00,000 में प्लस 10% ऑफ 1,00,000। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2,00,000। तो यहां पे हमसे पूछ रहा है टी की वैल्यू जब बैक्टीरिया हमारे 2,00,000 हो जाएं, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट्स। यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इस वक्त जो बैक्टीरिया है, इस वक्त बैक्टीरिया कितने हैं, हम वाई मान लेते हैं। लेट वाई बी द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट एनी इंस्टेंट। मान लो किसी वक्त जो है हमने मान लिए बैक्टीरिया, नंबर ऑफ काउंट जो बैक्टीरिया है वो है वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई अपॉन डी टी, वाई का ग्रोथ रेट प्रोपोर्शनल है वाई के, ठीक है, इस ये हमें दे रखा है। अब प्रोपोर्शनल अगर हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स वाई, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट। तो के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू के डी टी, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब हमसे कहता है कि द बैक्टीरिया काउंट इज 1,00,000, जब अभी की बात कर रहा है, यानी टी अगर हमारा 0 है, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तो वाई हमारा क्या है 1,00,000, ये दे रखा है। 1,00,000 हुए अभी नहीं, ये हो गए, तो 1,00,000 है, तो टी की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू 1,00,000 रखो, तो ये आ जाएगा लॉग 1,00,000 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिख देते हैं के इंटू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5 log 10, इस तरह से लिख लेंगे। सी की वैल्यू निकल आई, तो एक कांस्टेंट तो मिल गया। अब दूसरा कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल काउंट रीच 2,00,000, यानी नहीं, पहले यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है 10% 2 घंटे में इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब टी हमारा 2 होगा तो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने होंगे, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी 1,00,000, ठीक है, प्लस 10% ऑफ 1,00,000, 10% ऑफ 1,00,000, ठीक है। अब यहां से 2 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको हम ऐड कर देंगे तो आएगा, देखो इधर 4 0 हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद में यहाँ पे 1 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1,10,000, ठीक है। जब t हमारा 2 है तो रख दो यहाँ पे इक्वेशन 1 में, दिस इंप्लाइज दैट log 1,10,000, इस तरह से, ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम्स टी की वैल्यू क्या है 2 प्लस सी की वैल्यू क्या है 5 log 10, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो इसको हम लोग 2k इज इक्वल टू log 1,10,000 माइनस, इसको हम लोग फिर वापस ले जाते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1,00,000, और चूंकि बीच में माइनस लगा है तो यह आ जाएगा 11 1 2 3 4 अपॉन 1,0,0,0,0, ठीक है। अब यहाँ पे कितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से 4 जीरो कैंसिल हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा log 11/10। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 log 11/10। k की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, तो t की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में हम k और c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ k एंड c इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, log y इज इक्वल टू के मतलब 1/2 log 11/10t प्लस c मतलब ये 5 log 10, इस तरह से। अब यहां से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t की वैल्यू कब निकालनी है, जब हमारे y क्या हो 2 lakhs। तो y हमारा दे रखा है 2 lakhs, तो ये हो जाएगा हमारा log 2 lakhs इस तरह से इज इक्वल टू, अब यहां पे इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं और इसको हम लोग फिर लिख लेते हैं log 10⁵ मतलब 1 लाख। ये हमारा इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 log 11/10t और ये इसके अपॉन में चला जाएगा क्योंकि log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। ठीक है, एक इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे ये सब कैंसिल, तो ये बचेगा log 2। तो यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी 2 log 2 अपॉन log 11/10। तो ये आ गई t की वैल्यू और ये हमारे आवर्स में आएगी। तो इतने घंटे के बाद हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो 2 लाख हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्या दे रखा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस y। जनरल सॉल्यूशन जिसमें c आता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें c की वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो यहां पे देखो dy/dx इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻y। अब वेरिएबल से वेरिएबल मेथड क्या कहता है, y वाले टर्म एक तरफ लिख लो, x वाले टर्म एक तरफ, तो ये इधर आ जाएगा यानी e⁻−y dy, ये इधर आ जाएगा e⁻x dx। इंटीग्रेशन कर दो, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻−y और y का कॉफिशिएंट नीचे इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा e⁻x और हम इसको कांस्टेंट को मान लेते हैं c1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको ले आते हैं इधर, तो यह आ जाएगा -e⁻−y माइनस e⁻x इज इक्वल टू c1। यहां से अगर हम कॉमन ले लें माइनस को तो यह आ जाएगा -e⁻x प्लस e⁻−y इज इक्वल टू c1। तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x प्लस e⁻−y इज इक्वल टू -c1 और इस -c1 को हम लोग c मान लेंगे। तो बेसिकली कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, e⁻x प्लस e⁻−y यानी ए वाला, ये हमारा आंसर होगा।